हाँ, एक क्वेश्चन और था नहीं, लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7, which would require a greater force, accelerating a 10 gram mass at 5 meter per second square और a 20 gram mass at 2 meter per second square। क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन है हमारा। कैसे बनेगा ये? गिवन में कि क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। कैसे आसान है? तो देखिए, पूछ रहा है कि 10 ग्राम के मास को अगर धक्का देते हैं, ढकेलें, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, कितना एक्सेलरेशन उसमें उत्पन्न हो गया? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर हमने 20 ग्राम के कोई ऑब्जेक्ट है, उसको अगर धक्का देते हैं तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन उत्पन्न हुआ है उसमें। तो आपको बताना यह है कि दोनों जो मास दिया हुआ है, किसके ऊपर हमने ज्यादा फोर्स लगाया है। ठीक है, क्या ज्यादा बल लगेगा 10 ग्राम के ऑब्जेक्ट को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन पैदा करने में, या फिर 20 ग्राम के ऑब्जेक्ट को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन देने में? दोनों में से किसके ऊपर ज्यादा बल लगा है? ये क्वेश्चन है हमारा। तो 2 बार लेंगे हम लोग, लिखेंगे कि 4, 2 बार केस लेंगे हम लोग, समझे? केस 1, ठीक है। क्या है केस 1? कि व्हेन, जब एक्सेलरेशन हमारा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और मास हमारा 10 ग्राम है, 1000 से होगा भागा, कितना होगा? यही मोबाइल में क्या दे रहे हो? अरे 1 0 खत्म, तो बचा 2 गो ना, तो 2 गो ही है बराबर भाट। ठीक है, मोबाइल में देने लगा तुम। F बराबर ma, ठीक है। तो m क्या है? 0.01 और एक्सेलरेशन कितना है? 5। अब कीजिए 0.05, इतना न्यूटन फोर्स लगा। तो ये आंसर फर्स्ट आया। अब लिखेंगे केस 2, यानी कि व्हेन, जब क्या है? तो जब a बराबर कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मास जो है वो 20 ग्राम है। इसको केजी में बदलने के लिए 1000 से होगा भागा, 0 खत्म, तो ये होगा 0.02 केजी। इतना फोर्स कितना आएगा? तो लिखेंगे कि सिंस F बराबर ma, तो m कितना है? 0.02। अब 2 गुना,
0.04 इतना न्यूटन, ये हमारा आंसर दूसरा है। तो पूछा आपसे क्या है कि किसको जो है वो ज्यादा फोर्स लगा, समझे? तो ये क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? 0.05 है और ये 0.04 से, सॉरी 0.04 है ये, राइट? यानी कि 10 ग्राम के ऑब्जेक्ट को 5 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर का एक्सेलरेशन देते हैं, तो इसको ज्यादा फोर्स चाहिए किसके मुकाबले? इसके मुकाबले जिसका वजन 20 ग्राम है और उसको 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर का एक्सेलरेशन देने में, ठीक है, जो भी फोर्स चाहिए उससे ज्यादा चाहिए उसको। तो लिखेंगे क्लियरली, लिखेंगे क्लियरली, या फिर लिखो हेंस, हेंस द मास ऑफ 10 gram to accelerate at 5 meter per second square will required, will के जगह पर यूज कर दो, is required more force or greater force। समझे? ठीक है, बस यही आंसर है, इतना ही लिखना है अगला नीचे। चलो ये खत्म हो गया ये, ठीक? कोई दिक्कत? आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हो गया हो तो इसे मिटाएं। ठीक है फिर, अब हमारा नया टॉपिक का नाम है, दैट इज द न्यूटन्स, हाँ सही बोला, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
ये है, ये क्या होता है, कहते किसे हैं? तो लिखेंगे कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज equal and opposite reaction is called Newton's third law of motion। चलो खत्म हो गया ये, ठीक है। ये खत्म हो गया। न्यूटन्स के तीसरा नियम क्या होता है, तो इसे समझना बहुत ही आसान है। बताया यह गया है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि आप जो कुछ भी करते हैं उसका ठीक उल्टा कुछ ना कुछ होता ही है, ऐसा कहना है न्यूटन्स के तीसरा नियम को। मैंने बोल तो दिया होगा लेकिन समझ में तो नहीं आया होगा। ओके, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से समझाता हूं, ठीक है। यानी कि अगर आप किसी भी चीज के ऊपर बल लगाते हैं, ठीक है, तो आपने जितना बल लगाया, जितना फोर्स लगाया, बदले में उसने भी आपके ऊपर उतना ही फोर्स लगाया। यह कहना है किसका? न्यूटन्स के तीसरा नियम को। आई होप कि आपको पता चला होगा, राइट? ओके, अभी हम लोग और अच्छे से समझेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने स्लैप किया अपने आप को, ठीक है, समझे? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हाथ हम ये रखे हुए हैं और दूसरा हाथ जो है वो मैं इसके ऊपर ऐसे बजाड़ता हूं, ठीक है, समझे? तो मैं तो इसको पीट रहा हूं, राइट, दूसरे हाथ को, समझे? लेकिन अगर कस के इस प्रकार से पीटूं तो मेरा ये हाथ भी लहरेगा ना जी, है कि नहीं? दीवार में अगर हाथ को बजाड़िएगा, ऐसे करके हमने बजाड़ा, तो जितना तेजी से हमने इस बोर्ड को ऐसे करके धक्का दिया है, उतना ही बल लगा करके बोर्ड ने बदले में मेरे हाथों को भी पीटा, समझे? यह कहना है न्यूटन्स के तीसरा नियम का। इज इट क्लियर? आई होप कि आपको पता चल गया होगा। चलो, कुछ मन में कुछ कहना है तो बोलो जल्दी से कि सर ये हो सकता है, ऐसे करेंगे तो होगा, बोलो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। ख्याल नहीं आ रहा है, ये कहां से सीख लिया बोलने का कि अभी ख्याल नहीं आ रहा? नहीं बोलता है, हैं? वाह मेरे, मैं ऐसा बोला करता हूं ये शब्द? नहीं, सही है, बढ़िया ही है। अभी ख्याल नहीं है मेरे को, मैं ऐसा बोलता हूं ना क्लास में। ये आपको ख्याल है कि मैंने बोला है? तब आइए बोलिए यस सर। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हाँ लगता तो है कि शायद बोले, हमें भी ख्याल नहीं है। और क्या कीजिएगा, जाने दीजिए। एक्टिविटी कुछ करके देखते हैं हम लोग। एक्टिविटी to demonstrate Newton's third law of motion, ये है एक्टिविटी। जमीन पे भी, ग्राउंड पे भी, अगर हमने ग्राउंड को पैर उठा करके ऐसे करके मारा तो ग्राउंड ने भी बदले में मेरे को उतना ही बल लगा करके पैरों, पंजों को पीटा है, मारा है। क्लियर?
अगर कोई प्लेयर फुटबॉल के मैच में जितना तेजी से फुटबॉल को मारता है उतना ही तेजी से फुटबॉल भी क्या करता है, प्लेयर को मारता है, पीटता है, उतना ही बल लगाता है, यानी कि उतना ही फोर्स लगाता है। मैं ये कहना चाहता हूं, हाँ मैं यही कहना चाहता हूं। और यही कहना किसका है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। समझ गया? तो आप बोलेगा कि फुटबॉल क्यों चला गया, हम क्यों नहीं चला गया? क्यों? क्योंकि फुटबॉल का मास कम है, हमारा मास ज्यादा है। समझे? तो हो सकता है कि जितना फोर्स में फुटबॉल दूर चला गया उतना फोर्स में हम न जा पाए। राइट? हमने अगर इसको फूंक लगा करके इस मार्कर को आगे की ओर किया है, उतना ही फोर्स ये भी लगा रहा है मेरे माउथ पे, तो हम क्यों नहीं चले गए? क्योंकि हमारा मास ज्यादा है। हो सकता है जितना फोर्स पर्याप्त हो इसको आगे ढकेलने के लिए, उतना फोर्स मेरे को नहीं पर्याप्त हो पीछे जाने के लिए। समझे? इसीलिए फुटबॉल गया ग्राउंड से बाहर, स्टेडियम से बाहर, और व्यक्ति वहीं के वहीं। क्लियर है? ओके। तो एक्टिविटी करेंगे सीधे, तो एक फिगर बनाना पड़ेगा। समझे? इसमें फिगर दिया हुआ होगा, हाँ दिया हुआ है ये।
ये फिगर कुछ इस तरह से है, इसको बना लीजिए आप लोग। ठीक, बहुत आसान है इसे समझना, इस एक्टिविटी को समझे ना, तुरंत से ही खत्म हो जाएगा। इसे परफॉर्म करने के लिए दो रबर, जैसे मिठाई के डब्बे पर जो बंधा हुआ रहता ना, उस रबर से भी परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, समझे? ये सेम एक्टिविटी को हमने स्प्रिंग बैलेंस लिया है, यानी कि स्प्रिंग वाला तराजू एक प्रकार का ही है। समझे कि ऐसे रखते हैं स्प्रिंग बैलेंस को, यहां पे लटका देते हैं, स्प्रिंग जितना नीचे आता है पता चलता है कि इतना केजी है कि नहीं। तो देखिए, यह एक स्प्रिंग बैलेंस को हमने क्या किया, दीवार के खुट्टा गाड़ के इस प्रकार से टांग दिया। ठीक है, और दूसरी तरफ वजन देने वाला है, जितना नीचे जाएगा इसका ये कांटा उतना डाउन जाएगा, पता चला कि उतना केजी का है कि नहीं। तो ये देखो, इसमें हमने क्या किया, दूसरा लगाया है, यही चीज है लेकिन दूसरा है। ठीक है, तो स्प्रिंग बैलेंस ये भी है और ये भी है, और अब हम इसको हाथ के मदद से खींच रहे हैं। ठीक है, तो खींच तो चूंकि हम इसको रहे हैं, है कि नहीं, तो ये दिखा रहा है रीडिंग। समझे? क्लियर? नहीं, मेरा मतलब है कि इसको खींच रहे हैं एक प्रकार से, क्योंकि हमने इसको मैंने लोड दिया है। समझे? तो खींचना इसको चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसको जब हमने खींचा तो पता चला कि यह स्प्रिंग जो है वो फैल करके यहां तक आया है, यहां तक। ठीक है, और इससे अभी नहीं मतलब है, इधर देखो यहां तक आया है फैल करके। ठीक है, यानी कि यह केजी है, केजी 2 केजी दिखाया। क्लियर? इसको नीचे लाएंगे तो ये नीचे आएगा तो पता चलता कि कितना केजी है। ठीक है, लेकिन हमने इसको तो कुछ नहीं करना चाहा, तो फोर्स लगाया इसके ऊपर, तो जितना लगाए बदले में उसने रिटर्न में भी इतना ही लगा दिया, तभी तो ये भी 2 पे ही आकर के अटका है कि नहीं। समझे? तो लगाया फोर्स इसके ऊपर, हमने इसको पुल किया, तो बदले में अपोजिट फोर्स इसने भी इसको पुल किया, तो न्यूटन्स के तीसरा नियम एक्टिविटी से हो ही गया। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब दिखाना, दिखा ही दिए। ठीक है, कि बदले में आपने मेरे को खींचा तो मैं भी खींचा, यहां से देख लिया। ठीक है, अगर किसी को यह ना भी पता चला तो 2 मिठाई के बॉक्स के ऊपर 2 लगे हुए रबर के मदद से आप समझ सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे, मैं बताता हूं। 2 रबर लीजिए, एक ही साइज का मिल जाएगा आसानी से। दोनों रबर को ऐसे करके बांध दो, बीच से तोड़ना नहीं, बिना तोड़े हुए फंसा करके नहीं बांध सकते हैं, ऐसे करके ऐसे घुमाते हैं, घुमा करके ऐसे डाल के फिर ऐसे गांठ बांधते हैं कुछ इस तरह से, तो बांध दिए। ठीक है, आप एक रबर के किनारे को ऐसे ऐसे रबर रहता है तो आप ऐसे करके ऐसे पकड़ लीजिए। ठीक है, ऐसे चुटकी से पकड़ लिए रबर को, और दोनों रबर तो बंधा हुआ, और नीचे वाले किनारे को के मदद से आप खींचिएगा तो पता है क्या होगा, दोनों रबर इक्वल साइज घिंचाएंगे। ठीक है, और जबकि हम चाहते क्या हैं, हम ये चाहते हैं कि पहला रबर को खींच रहे हैं दूसरा रबर के मदद से। मेरा मकसद है पहला रबर को ही खींचना, तो डायरेक्ट हाथ से ना खींच करके हमने दूसरा रबर बांध करके रबर से खींचा। हो सकता है पहला रबर छुआल होगा किसी चीज से, है कि नहीं, मान लेते हैं, तो दूसरे रबर के मदद से खींचना चाहते हैं, है कि नहीं। तो क्या देख रहे हैं कि दूसरा रबर भी उतना ही घिंचा गया जितना पहला रबर घिंचा। तो ये कैसे हो पाया, तो पहले रबर ने दूसरे रबर को अपनी तरफ इधर खींचा है। ठीक है,
जब हमने पहले रबर को इधर खींच रहा था तब, और ये दूसरा रबर के मदद से ना खींच रहे हैं पहले रबर को जी, ना कि हम दूसरा रबर को खींच रहे हैं। तो पहले रबर में भी बदले में खींच लिया, उतना ही फोर्स लगा, तो दोनों इक्वल साइज लम्हर गया। आई होप कि पता चला होगा। मेरे पास 2 रबर रहता तो आपको दिखाते, अभी है समझे। आप लोग घर में ये एक्टिविटी करके देखिएगा, फेल कभी नहीं होगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। इज इट क्लियर? आई होप कि ये समझ में आ गया होगा एक्टिविटी। ठीक है, फिर मिटाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बोलो जल्दी, क्या कहता है? मिटाइए। ओके, इधर देखो, applications of Newton's third law of motion। लिखेंगे कि फ्लोइंग आर दी applications of Newton's third law of motion, यानी कि न्यूटन के तीसरा नियम के कुछ निम्नलिखित एप्लीकेशन है, यानी कि उपयोग है। ठीक है, समझे। जिसमें से सबसे पहला है हाउ डू वी वॉक, हाउ डू वी वॉक। दूसरा है व्हाई द गन रिकॉइल। तीसरा है हाउ हाँ यही होगा, हाउ द जेट एरोप्लेन्स एंड रॉकेट फ्लाई। चौथा देखिए, द केस ऑफ ए बोट एंड शिप। पांचवा होगा द केस ऑफ ए होस पाइप
छठा है द केस ऑफ ए कार्ट, द केस ऑफ ए कार्ट, द केस ऑफ ए ब्लॉक, BULLOCK, क्या हुआ? हाँ, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द केस ऑफ ए ब्लॉक पुलिंग ए कार्ट। द केस ऑफ ए कार्ट पुलिंग है, रुको तब लिखना, पहले कौन लिखे हुए, पहले कौन लिखा हुआ है इसमें? द केस ऑफ ए हॉर्स पुलिंग ए कार्ट लिखा हो, द केस ऑफ ए, यहां पे हॉर्स लिखो, द केस ऑफ ए हॉर्स पुलिंग ए कार्ट। चलो खत्म हो गया ये, यही अच्छे ही हैं टोटल, समझे? टोटल 6 एप्लीकेशन है किसका? तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। बारी बारी से सबको समझते हैं। आपको पढ़ाया है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, अब समय आ गया है इन 6 को 1 बाय 1 समझा जाए। बहुत आसान है समझना, इसे बहुत आसान, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जिसको पता है उसको ये 6 समझ में आएगा, समझे? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि आपने किसी भी चीज के ऊपर जितना बल लगाया उसी चीज ने आपके ऊपर उतना ही बल लगाया, ये है कहना। अब आओ चलो देखते हैं कि कैसे मदद करता है समझने में। पहला क्या है लिखा हुआ कि हाउ डू वी वॉक, हम लोग कैसे चलते हैं, राइट? तो कोई नहीं बोला कि हम लोग पैर से चलते हैं, वो तो बुतरू भी बोल सकता है पहला दूसरा का, है कि नहीं? पैर से मतलब एक्चुअली मैकेनिज्म क्या है? तो देखिए, जब हम लोग चलते हैं तो पैर को उठाते हैं और उठा करके जमीन पर सिर्फ रखते ही नहीं है, बल्कि उसको क्या करते हैं, पुश करते हैं, अंदर की ओर पुश करते हैं ऐसे करके, ठीक है? तो बदले में जमीन भी हमको ऊपर की ओर पुश करता है, समझे? और फिर हम लोग आगे जाने के लिए क्या करते हैं, दूसरा पैर उठाते हैं और जमीन को ऐसे पुश करते हैं, ठीक है? और फिर हम लोग तीसरा पैर जमीन को, तीसरा पैर रखते हैं, मतलब तीसरा कदम, तीसरा स्टेप, ठीक है? और फिर जमीन को पुश करते हैं, बदले में जमीन भी क्या करती है, हमें पुश करती है, और फिर हम लोग इस प्रकार से चल पाते हैं। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ काम किया ना यहाँ पे कि हम लोग कैसे चल पाते हैं, पता चला आपको, ठीक है? ये फिंगर्स ही है, तो ये फिंगर्स जो है वो ऐसे कैसे चल रहा है, तो हम लोग इसको बोर्ड को जो है वो पुश कर रहे हैं, समझे? ऐसे रखे हुए हैं, अगर ऐसे करें फिंगर को तो क्या करते हैं, इसको दबाते हैं और ऐसे मोड़ते हैं, नहीं तो करके देख लीजिए, है कि नहीं? क्या कर रहे हैं कि पहले इसको ऊपर पूरा भार ला दे रहे हैं, तब बदले में बोर्ड ने भी दिया तो फिर एक पे ही आ गए, फिर इसको रखे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और इस प्रकार से हम लोग चलते चले गए, समझे? क्लियर है? चलने का मैकेनिज्म खत्म हो गया। क्या कीचड़ में चलिएगा तो अच्छा, कीचड़ में भी चलेगा तो उतना ही पुश करेगा, लेकिन आपका सवाल हुआ कि नीचे कहाँ चला गया, क्योंकि सरफेस जो है वो मुलायम है, समझे? तो आप हमसे ये कहना चाहते हैं कि हार्ड सरफेस के लिए सिर्फ काम करता है,
राइट। ओके, इसका आप क्या आंसर दें भाई? नहीं, हार्ड सरफेस के लिए नहीं है ये न्यूटन्स थर्ड लॉ, बल्कि ये पानी के लिए भी है, समझे? हर एक सरफेस पे ही ये काम करेगी, ठीक है? लेकिन आप ये चाहते हैं कि हम जैसे इस पे चल रहे हैं, जितना फोर्स लगाया, तो आपके कहने का मतलब कि आप कीचड़ पे भी दौड़ने लगो, आपके कहने का मतलब कि पानी पे भी दौड़ने लगे, एकदम दिमाग लगा के बैठिए ना, है कि नहीं? ओके, आप हमसे पूछ रहे हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, कुछ ज्यादा ही समझ रहे हैं। अच्छी बात है कि आपने पूछा। देखिए, ऐसा इसलिए क्योंकि जब आपने पानी में पैर रखा, पानी जो है वो अपनी जगह पर से हट गया, समझे? और आप पानी को चीरते हुए अंदर चले गए, ठीक है? आपने कीचड़ में पैर रखा, कीचड़ जो है वो साइड होते चला गया, कीचड़ भरा हुआ है, कीचड़ में इस प्रकार से डुबोएंगे तो ये क्या हो जाएगा? साइड हटते हुए चला जाएगा, ठीक है? क्लियर? तो जो आपने साइड हटाया उसको, तो इसने फोर्सेस लगाएंगे, ये साइड हटा है तो अब ये बल लगाएगा साइड से, समझा? किधर से लगाएगा? साइड से। और आपको आगे चलने के लिए बल तो नीचे से चाहिए ना, क्या बोलता है? अब पता चल रहे हैं, नीचे से भी लगाया आपने, लेकिन यहां पे फोर्सेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बट गए, समझे? तभी तो वाटर जो है वो इस प्रकार से डिस्प्लेस हुआ, साइडवेज हट गया, चारों तरफ हट गया। अगर पानी के ऊपर पैर रखें तो आप कहिए कि हम वाटर को नीचे की ओर पुश कर रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन उस वाटर ने अपना फोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बंटवारा करके इधर उधर क्या किया, वो डिस्प्लेस ना कर जाता है अपनी जगह पर से, समझे? तो इसीलिए हम लोग जो है वो कीचड़ पे और पानी पे नहीं चल सकते। क्लियर? ओके। लेकिन आपने एक चीज प्रश्न उठाया कि हम लोग जो चल पाते हैं वो जो हार्ड सरफेस के लिए काम करेगा, तो ये जो चलने का मैकेनिज्म है वो हार्ड सरफेस के लिए काम करेगी, ठीक है? समझे? लेकिन न्यूटन्स के तीसरा नियम, सरफेस गीला रहे चाहे पानी रहे, वहां भी काम करेगा, ठीक है ना? क्लियर है? अब कोई पूछा है कि पानी में कैसे काम कर रहा, सबूत दीजिए, तो उसके लिए हमको आपको पढ़ाना पड़ेगा ये वाला, चौथा सीधे बता देते हैं, पहला खत्म, ठीक है? द केस ऑफ ए बोट एंड सी, समझे? नाव को अगर हम लोग पानी में रखें, ठीक है, समझ गए, और जितना तेजी से ऐसे ऐसे पानी को ढकेलेंगे पीछे की ओर, पानी भी उतना ही तेजी से क्या करेगा, आगे बोट को ले जाने में मदद करेगी, है कि नहीं? पानी को जितना तेजी से काटेंगे तो वो एक्चुअली में किसको ढकेलता है? बोट को। तो उसके पास जो क्या है, वो जो लिए हुए है केवट जो है, वो खेवने के लिए लिया हुआ है क्या चीज? आप उसको जो भी नाम दे, ठीक है, जो कुछ भी लिए हुए, चम्मच के आकार का, है कि नहीं? तो पानी को टेला कस करके, ठीक है, तो चम्मच के आकार का लिया हुआ स्टिक जिससे नाव जो है वो उस नाव को खेव रहा है, उसको आगे की ओर ढकेला, तो ये तो कस के पकड़ ले है, नाव में है, तो इसके साथ साथ ये भी ना आगे चल जाएगा, नाव भी ना आगे चल जाएगा, है कि नहीं? समझे? तो इस प्रकार से मैकेनिज्म काम किया। तो आपको सबूत दिया कि न्यूटन्स के तीसरा नियम पानी में भी काम कर रहे हैं। क्लियर है? लेकिन आप पानी के ऊपर बल लगा करके क्या चाहते हैं, ऐसा खड़ी हो जाए एकदम, जैसे जमीन पर है, तो ऐसे थोड़ी होता है, समझे? फिर केमिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा, सॉलिड लिक्विड गैस का खासियत क्या है, समझे? तो लिक्विड एक प्रकार का क्या है कि वो उसका जो मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है एटम का, वो क्लोजली पैक्ड नहीं है, लूजली पैक्ड है, समझे? वो हट जाता है अपनी जगह पर से, एक दूसरे को छोड़ करके अलग हो जाता है। तो जैसे ही उस पर कुछ रखिएगा अलग हो जाएगा, फोर्सेस आपका बट गया, खत्म हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कुछ आपके ऊपर लगा, कुछ इधर लगा, कुछ आधे इधर गए, आधे उधर गए, बाकी के मेरे पीछे आओ, है कि नहीं? सिपाहियों,
चले गए है कि नहीं, तो कोई था ही नहीं उसके पास, बेचारा के पास नहीं, तो ये खत्म हो गया। अब आपको पता चला कि कीचड़ में कहा नहीं, ठीक है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं चलने का मैकेनिज्म जो है वो किसके ऊपर काम करेगी, तो सिर्फ और सिर्फ हार्ड सरफेस पे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि न्यूटन्स का तीसरा नियम जो है वो फेल कर गया कीचड़ में। न्यूटन्स का तीसरा नियम कीचड़ रहे, चाहे पानी रहे, चाहे आग रह के, चाहे हवा में भी काम करेगा। आप बहुत पूछते हैं कि कैसे क्यों, बहुत सही। जैसे हवा में कैसे काम करेगा, एग्जाम्पल से मैं बताऊं या फिर आप कुछ पूछिएगा, और एग्जाम्पल से हम ही को मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने जितना कस के ऐसे करके घुमाया हाथ को, तो यहां पे हवा भरल है ना जी, तो हमने ऐसे किया तो हवा को पीटते हुए जा रहे हैं, तो हवा भी तो हमको आगे की ओर टेल रहा है कि नहीं, समझे। उसका सबूत क्या है कि नहीं। तो देखिए जब आंधी तूफान तेज चलती है कि नहीं, तब हमें क्या कर, तब हवा हमको ढकेल रही होती है कि नहीं, समझे। तब हमको हार्डली एकदम खड़ा होना पड़ता है कि नहीं होना पड़ता, एकदम फोर्स लगा करके, बल लगा करके, राइट, समझे, क्लियर। देखिए ट्रेन, जो बुलेट ट्रेन होती है उसको कुछ इस प्रकार से बनाया गया है, उसको ऊपर से नीचे ऐसे देखिएगा तो ऐसे रहता है, समझे। क्यों, क्योंकि जब तेजी से हवा में बुलेट ट्रेन चलेगी है कि नहीं, तो हवा को चीरते हुए न जाएगी जी, हटाते हुए न जाएगी। और जब हवा को चीरेगी तो हवा यहाँ पे है तो साइड में ना हो जाएगा, है कि नहीं। तो साइड में जब ऐसे खिड़की से झांकेंगे तो हवा खूब लगेगी चेहरे में, है कि नहीं। बाइक अभी गई तो इस प्रकार से हवा में जा रही थी, है कि नहीं। वो अलग बात है कि जमीन पर चल रहा था, है कि नहीं, लेकिन फिर भी तो हवा है ना, तो हवा को चीरते हुए आगे जा रही थी, समझे। उसका सबूत, हवा सामने से हट करके इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, जब ऐसे कीजिएगा तो खूब लगेगा, है कि नहीं, ठीक है। तो बदले में हवा कैसे आपके ऊपर फोर्स लगाया, आप ये पूछ रहे हैं, राइट, ठीक है। तो उसका सबूत क्या है, तो हमें आगे से नहीं महसूस होता है कि हमें धक्का लग रहा है। जब बाइक चलाते हैं तो फेस पे नहीं देखते हो, ज्यादा तेज चल रहा होगा तो ऐसे ऐसे होने लगता है फेस, है कि नहीं, तो वो भी तो हमको ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो हम आपको ये बता रहे थे कि ट्रेन ऐसे क्यों हुआ, है कि नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि हवा कस के जो ढकेल रही है इस ट्रेन को, वो कट के बगल में हो जाए, है कि नहीं, निकल जाए इससे टकरा के। नहीं तो सब ऐसे चौड़ा रहता ट्रेन का मुंह आगे की ओर, तो इसके ऊपर ज्यादा बल लगता, है कि नहीं, तो ट्रेन को ज्यादा तेजी से फोर्स लगाता, समझे। तो फिर इंजन के ऊपर ज्यादा लोड आता स्पीड चलाने में, है कि नहीं, तब बिजली बिल ज्यादा उठेगा, समझे। तो साइंटिस्ट ने दिमाग से ये सब काम किया। एरोप्लेन से हवा से ही वो बातें करता है, समझे, उसको एकदम ऐसे बनाया है कि नहीं, एकदम पूरा का है क्योंकि खूब स्पीड में जाता है, सबसे ज्यादा स्पीड चलता है एरोप्लेन्स, है कि नहीं, समझे। फिर जेट एरोप्लेन्स जो अभी भी नाम लिखा है कि नहीं। फिर रॉकेट्स एकदम पूरा गोले रहता है उसका शरीर में, है कि नहीं, क्योंकि वो और स्पीड से जाता है। चलो खत्म हो गया, समझे, बोट वाला बता दिया। अब एरोप्लेन्स के बारे, या फिर रॉकेट्स कैसे लॉन्च होता है। तो तीसरे को समझने के लिए, समझे ना, ये हमने पहला चौथा खत्म कर दिया। तीसरे को समझने के लिए हमें एक बैलेंस की जरूरत पड़ेगी, है नहीं, कोई बात नहीं, सुन के ही काम चला लेंगे। छोटा बच्चा को क्या देख रहे हैं, क्या देखते हैं गांव देहात में या फिर शहरों में भी होता है, क्योंकि छोटा बच्चा तो छोटे बच्चे ही होता है कि नहीं। वहां का लड़का दूसरा है और यहाँ का दूसरा, सब एक ही है, बस रहन सहन, माहौल और सोच का अंतर है कि नहीं, राइट। क्योंकि व्यक्ति कोई भी खराब नहीं होता, उसका सोच अच्छा रहना चाहिए, राइट, यही ना, समझे। पूरा हाथ में इंक एकदम फैल जाता है, जाते हैं तो साबुन से इसे धोना पड़ता है, समझे। इसीलिए बाल को भी नहीं छूते, ना तो खराब ना हो जाएगा। तो क्या टॉपिक था हमारा, जेट एरोप्लेन्स या फिर रॉकेट्स कैसे लॉन्च होता है। तो पहले बैलून्स के एग्जांपल से समझो। छोटा बच्चा क्या करता है, बैलून्स के अंदर इस प्रकार से पकड़ करके ऐसे हवा भर दिया, ठीक है, राइट। ऐसे पकड़ करके हवा कैसे पकड़ता है, ऐसे ना पकड़ता है जी,
ऐसे, तो बलून्स क्या हुआ, फूल गया, राइट। ऐसे फूंक मारने के बाद ऐसे, ठीक है। तो वो आगे की ओर जब बलून्स फूल गया तो ऐसे चीप देता है आगे के मुंह, राइट, चपटा करके बंद कर दिया, ठीक है। और वो सारा रात दिखते देखते देख रहा है कि कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, तो ऐसे करके छोड़ देगा, है कि नहीं। अब पूरा बैलेंस जो है वो ऐसे ऐसे उड़ते हुए फिर नीचे गिर जाएगा लास्ट में, नहीं। एकदम माहौल अफरा तफरी, है कि नहीं, खौफ का माहौल है भाई, है कि नहीं। तो एकदम इधर उधर सब हो जाए कि नहीं, डरते ऐसे नहीं, सब ऐसा कर लेता, राइट। तो वो कैसे हो पाया, क्योंकि हवा को आपने उस बैलून्स के अंदर जबरदस्ती क्या किया है, फिलअप किया है, भरा है, राइट। ओके, तो हाई प्रेशर से तो आपने उसके अंदर हवा को भर दिया, राइट। लेकिन जैसे ही माउथ क्लोज था और माउथ को ओपन किया तो अंदर वाला हवा जो है वो बाहर ना ढकला जाएगा। क्यों? क्योंकि रबर जो है वो अपने ओरिजिनल शेप में ना आएगी जब हवा निकलेगी तब। तो ये जितना स्पीड से हवा निकल रहा है तो बाहर फोर्स लगाएगा, ऐसे रखेंगे गाल पर तो एकदम अर्थी नहीं आता है, राइट। तो ताकत से ना रहा है, ऐसे फूके पता चलता है कि ताकत से ढकला रहा है। सबूत क्या है, ये देखो बाल जो है वो यहां से इधर गया तो फूक भी मारा तो ताकत लगा, है कि नहीं। तो फोर्स लगा करके बाहर निकाल रहा है क्या चीज, हवा। तो जितना ताकत बाहर लगा रहा है अंदर से हवा, बदले में बैलून्स के ऊपर भी लगाएगी ना ताकत, तब ना बैलून्स आगे की ओर इधर उधर जा रहा है कि नहीं। ये समझ गया, रॉकेट समझ गया कैसे। तो रॉकेट्स जब पृथ्वी पर रहती है और रॉकेट्स को जब लॉन्च किया जाता है, क्या किया जाता है, लॉन्च, तो उसके नीचे जो फ्यूल्स है वो शायद कम निकलता हो, लेकिन बहुत ही तेजी से जलते हुए फ्यूल्स बाहर की ओर निकलता है, समझे। और वो जमीन के ऊपर बहुत ज्यादा बल लगाता है, फोर्स लगाता है, बदले में जमीन भी उसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाता है जितना तेजी से नीचे की ओर फ्यूल्स गया, समझे। और फिर रॉकेट जो है वो जमीन को छोड़ करके आसमान में लॉन्च हो जाता है, फिर कहते हैं लॉन्च हो गया रॉकेट, ठीक है, चंद्रयान 2, समझे। हाँ, अब आपको पता चल गया एरोप्लेन्स का भी वही हाल है कि नहीं, उसके पीछे भी फ्यूल ईंधन जलते हैं, निकलता है एरोप्लेन, जेट एरोप्लेन्स की मैं बातें कर रहा हूं, समझे। तो ये ऐसे काम करती है, क्लियर। नेवी सब वाला नहीं लिए हुआ रहता है। और कुछ पूछना चाहता है, हेलीकॉप्टर क्या, हेलीकॉप्टर कैसे फ्लाई करता है। अब हम बहुत बड़े वाले इंजीनियर तो नहीं है कि पूरा मैकेनिज्म को आपको बता सकें, हेलीकॉप्टर कैसे उड़ती है या फिर रॉकेट्स कैसे काम करती है, समझे। हम लोग टॉपिक पढ़ाए थे टॉपिक के ऊपर, लेकिन फिर भी आपको बताने का प्रयास करते हैं हेलीकॉप्टर कैसे काम करती है। ये आप पूछ रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में मेरे पास कोई नॉलेज है नहीं, समझे, क्लियर। इसीलिए जो चीज नहीं पता बोल दूंगा कि नहीं पता, है कि नहीं। आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों वीडियो बनाए हूं हेलीकॉप्टर कैसे उड़ती है, कैसे काम करती है, ठीक है। तो आप उसके ऊपर वहां से आप देख लीजिएगा, समझे। तो क्या वो खत्म हुआ, 3 गो। अभी ख्याल आया वाकई हेलीकॉप्टर कैसे उड़ती है। जब हेलीकॉप्टर्स जब चलती है तो इस प्रकार से रोटेट करते हैं, ठीक है। उसका फैन जो है वो हवा नीचे की ओर देता है ना, कि ऊपर की ओर, नीचे की ओर देता है, ठीक है। उसका सबूत क्या है कि फिल्म में देखे हैं, है कि नहीं, कि गमछी उमछी रहता है तो उड़ियाल रहता है कि नहीं, बाल उल, या फिर यहाँ पे भी उतरती है हेलीकॉप्टर तो देखते हैं धूल वगैरह सब उड़ता है, तो नीचे की ओर हवा देती है, राइट, ठीक है। तो वो नीचे की ओर हवा दे रही है तो एक फोर्स न लगा रही है जी, बल न लगा रही है नीचे की ओर हवा, तो बदले में नीचे से उसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो वो जितना तेजी से जब नीचे की ओर हेलीकॉप्टर लैंड करती है तो देखते हैं उसका जो पंखी है, ब्लेड है, वो थोड़ा धीरे धीरे चलने लगता है, रोटेट करने लगता है, समझे। और जैसे ही जब उड़ान भरेगी, जैसे यहाँ पे आया था नीतीश कुमार, है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री, है कि नहीं, तो हेलीकॉप्टर जब आई थी तो उसका
फैन जो है वो धीरे धीरे हो गया था, और फिर जब रुकी तो फैन ऑफ हो गया, है कि नहीं। और जब हेलीकॉप्टर को ऊपर लेके जाना होता है तो फैन जो है वो इसका रफ्तार जो है वो क्या होता है, रफ्तार पकड़ रहा है बिहार, लेकिन फैन भी धीरे धीरे रफ्तार ऐसे ऐसे स्पीड में मूव करने लगता है। और जब बहुत तेजी हो जाता है, यानी कि इतना काफी हो जाए कि जो हेलीकॉप्टर का वेट है, तो वेट न्यूटन में ना मेजर करते हैं, तो जो हेलीकॉप्टर का वेट है उसके भार से ज्यादा फोर्स लगाने लगा तो वो हेलीकॉप्टर जो है वो क्या हो जाएगी, उठने लगेगा, है कि नहीं। जितना भार है, मान लिया जाए, मुझे नहीं पता, लेकिन मान लेते हैं कि 1500 न्यूटन भार है हेलीकॉप्टर का, तो 1500 न्यूटन उसका पंखी जो है वो हवा देकर के नीचे लगाएगी ना भार, ठीक है, तो हेलीकॉप्टर जो है वो ऊपर उठने लगेगा, समझे। और तेजी और ज्यादा लगाएगी तो और ऊपर जाएगा, ऐसे काम करते हैं। अब मिल गया आंसर, अब संतुष्टि मिली, ओके, खत्म हो गया। तो ख्याल नहीं रहता है कभी कभी दिमाग में। अब और कुछ पूछेगा तो अब और नहीं बता पाएंगे कि डायरेक्शन कैसे बदलता है, एन कैसे मुड़ता है कि नहीं। खैर उसका आंसर है, उसके साइड में अथी लगा हुआ रहता है फैन, समझे, तो उसको रोटेट करता है तो इधर से फोर्स लगाया, ठीक है, तो जब इधर से फोर्स लगाया तो हेलीकॉप्टर इधर ढकलाएगी, है कि नहीं, तो जब इधर ढकलाएगी तो इसका डायरेक्शन इधर हो गया, ऐसे काम करती है। क्लियर। और मत कुछ पूछो ज्यादा तो तकलीफें है। आगे बढ़े, ये गन वाला केस देखिए, ठीक है, फिर ये 6 तक खत्म कर देता हूं, फिर छोड़ दूंगा। भाई द गन रिकॉइल, गन जो है वो कैसे रिकॉइल करता है। रिकॉइल आप समझना चाहते हैं कि रिकॉइल का मतलब क्या हुआ, तो जब अभी जब इलेक्शन था तो देखे तो मिलिट्री के जवान सब आया हुआ था, है कि नहीं, बड़ा सा AKM लेके घूम रहा था। हाँ जी, हमने तो बैटल ग्राउंड में ही AKM चला है, ओरिजिनल में तो चलाया भी, छुए भी नहीं है, झूठ कहाली बोलेंगे, है कि नहीं, समझे। तो क्या है कि AKM जिसमें से जो गन रखने वाला मैगजीन्स है ना, ऐसे रिलोड करने वाला, वो ट्रांसपेरेंट था, तो बुलेट दिख रहा था, एकदम इतना बड़ा बड़ा था, समझे, एकदम लगेगा तो एकदम हड्डी को तोड़ते हुए पार करेगी, समझे। तो देखे थे, ठीक है, ऐसे खड़े थे उधर उस तरफ ब्लॉक के पास में, तो देखे थे तो बगल से पार हो गया था, समझे। 3 बार 4 बार आए, हम समझ गए कि इसमें स्पेशल पहरा लगा है, कोई नहीं हमें कर ले, समझे। एक्चुअली वो समझता है कि कौन व्यक्ति क्या है नहीं है कि नहीं, चेहरा उसका डेली का ना है क्राइम के बीच में रहना, तो वो पता लगा लेता है देख के कि कौन कैसा है, समझे ना। क्लियर है। तो क्या हम बता रहे थे, रिकॉइल, तो वो गन जब जरूरत पड़ने पर वो फायरिंग भी करेगा तो सबसे पहले यहाँ पे इस प्रकार से लगाएगा राइफल को, यहाँ पे, ठीक है, राइफल को ऐसे लगा लिया, इतना छोटा तो नहीं रहता, बड़ा सा रहता है, ऐसे करके लगा लिया, ठीक है, ठीक है, समझे। मान लीजिए कि यहां से जो ये टच कर रहा है, यहां से लेकर के ये मेरे आगे के फिंगर तक मेरा ये AKM है, ठीक है, तो जैसे ही यहां से ट्रिगर को इस प्रकार से दबाया जाएगा तब बुलेट निकलेगी हाई स्पीड से, है कि नहीं। तो बुलेट जितना स्पीड से निकलेगी, बदले में गन को उतना ही स्पीड से पीछे ढकेलेगी। क्यों? न्यूटन्स के तीसरा नियम के कारण। क्या है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि जो कुछ भी होता है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है, समझे। तो बदले में पीछे क्यों ढकलाएगी, समझे। तो काहे ढकलाई आपको पता चला। हमारा टॉपिक था कि गन को जब हमने फायरिंग किया बुलेट को तो पीछे की ओर क्यों आई, काहे आई, हमने आपको आंसर दे दिया, न्यूटन्स थर्ड लॉ के कारण। काहे कि जितना स्पीड से वो आगे उतना स्पीड से पीछे, न्यूटन्स के थर्ड लॉ का कहना है। चलो खत्म हो गया, ठीक है, समझे। यही आंसर है सर, हाँ यही आंसर है, इतना ही है, हाँ इतना ही है। इसमें भी समझे, जितना नीचे किया उतना ऊपर ढकेलेगा फोर्स लगा करके। रॉकेट के केस में क्या है, न्यूटन्स के तीसरा नियम के कारण। यह है इसका आंसर। क्लियर, ठीक है, सब में वहीं लगेगा। इसमें देखिए द केस ऑफ ए होस पाइप। अब कोई पूछा है होस पाइप क्या है, बहुत ही आसान है इसको समझना। आग बुझाए वाला देखा है, फायर ब्रिड, उसको फायर ब्रिड बोलते हैं। ओके, जो लाल कलर के रहता है कि नहीं, तो उस टैंकर के अंदर जानते हैं बहुत सारा पानी जो है वो रखा हुआ रहता है, ठीक है। तो बहुत सारा पानी रहता है, ठीक है। अब वो हॉस पाइप इस प्रकार से पकड़ेगा, ठीक है, तो वो धीरे धीरे खोलता है, समझे। एक ये ऐसा करके घुमा देगा ना, तो अंदर बहुत सारा पानी रहता है जो कि हाई प्रेशर से निकलेगा, ठीक है। और जब हाई प्रेशर से निकलेगा
तो वो जो पाइप लिए हुए रहेगा उसके हाथ से फिसल करके गिर ना जाएगा जी, है कि नहीं? समझे? क्यों? क्योंकि जितना तेजी से उस पाइप से पानी निकलेगा बाहर, तब फोर्स लगेगा। आगे खड़ा होंगे तो देखते हैं ढकला जाएगा, आपके ऊपर फोर्सिंग लगेगा ना तो आप ढकला, मेरे ऊपर लगेगा, हमको भी टेल लगेगा, इतना तेजी से निकलता है। तभी तो 3 महला 4 महला इतना बिल्डिंग ऊंचा ऊंचा आग लगा रहता है ना, तो उसको भी ऐसे करके मिझा देता है दूर से, इतना तेज से जाता है। तो समझ सकते हैं कि इतना तेजी से निकल रहा होगा उसमें से धारा। जेट ऑफ वाटर 8 क्लास, तो धारा निकल रहा है उतना तेजी से, समझे? तो वो फोर्स लगाएगा, है कि नहीं? तो जितना तेजी से आगे की ओर फोर्स लगा रहा है उतना ही तेजी से पीछे भी फोर्स लगाएगी ना पाइप के ऊपर। क्या है? न्यूटन के तीसरा नियम है कि नहीं? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं? कि कुछ भी कीजिए बदले में लगेगा, है कि नहीं? यह कहनाम है, समझे? एक रिएक्शन फोर्स लगता है। क्लियर? ये कहनाम है, ये सिखाया हमें किसने? न्यूटन के तीसरा नियम। क्लियर है? तो हम लोग पीछे की ओर आ जाएंगे। तो यही था द केस ऑफ ए होस पाइप। इसीलिए वो क्या करता है, फायरमैन आग बुझाने वाला, वो धीरे धीरे उसको खोलता है। क्लियर? आपको पता चला द केस ऑफ ए होस पाइप क्या है, समझे? इसीलिए जो आग बुझाएगा वो ऐसे करके रहता है, ऐसे करके रहेगा, ऐसे करके लिए हुए। क्यों? क्योंकि आगे तेजी से निकल रहा है, तो वो भी बल लगाएगा ना ऐसे करके। और नॉर्मल खड़ा रहेगा एकदम, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हाँ बोलिए, ऐसे करके एक भैया खोल लेगा, तब पीछे रुक ऐसे गिर जाएगा, माथे फट जाएगा, पीछे पीछे जमीन पर गिरिएगा तो, है कि नहीं? तो दिक्कत है। पता चला आपको कि काहे एकदम पूरा तेजी से ऐसे पकड़े हुए रहता है। क्लियर? क्लियर है ना? लास्ट देखो, द केस ऑफ ए हॉर्स पुलिंग ए कार्ट। जब आप राजगीर जाइएगा तो वहां पे टमटम वगैरह ये सब लगा हुआ रहता है, समझे? तो वो टमटम को खींचता है कौन? हॉर्स, घोड़ा जो है वो टमटम को खींचता है, ठीक है? एक लड़का आया हमारे पास, बहुत सालों पहले पढ़ा रहे थे, 2 साल पहले, इस चैप्टर को पढ़ाए हुए 2 साल हो गया, इस टॉपिक को आज पढ़ा रहे हैं, समझे? तो द केस ऑफ ए हॉर्स क्या है? एक लड़का आया था, बोला हमसे कि सर एक बात बताइए, आपने कहा कि न्यूटन के थर्ड लॉ कि किसी के ऊपर जितना बल लगाएंगे बदले में वो भी बल लगाएगा, ठीक है? राइट? हमने कहा हाँ लगाएगा। तो एक बात बताइए, एक घोड़ा जो है हमने देखा कि क्या कर रहा, कार्ट को, कार्ट आप समझते हो, हिंदी मीनिंग मुझे नहीं पता क्या होता है, जिस पे बैठते हैं लोग, है कि नहीं? राइट? तो उसको खींच रहा है कौन? घोड़ा, ठीक है? तो घोड़े ने जितना फोर्स लगाया उस हॉर्स ने उस कार्ट के ऊपर, बदले में कार्ट ने भी तो उतना ही फोर्स लगाया घोड़े के ऊपर। तो जब उतना बराबर मात्रा में लगाया है तो फिर दोनों एक के जगह पर काहे नहीं रह जाता है, समझे? आगे नहीं बढ़ना चाहिए, है कि नहीं? राइट? ये कहना है कि नहीं? पूरा दिमाग लाता है, लड़कन तंग करने के लिए टीचर को कोई कसर नहीं छोड़। नहीं, अब इसका क्या आंसर दे? तो वो इसी का तो फायदा उठाया। अब बोला कि सर जितना तेजी से खींच रहा है कार्ट भी उतना ही तेजी से खींच रहा है, किसको? हॉर्स को। तो हॉर्स पीछे नहीं आया, कोई तसल्ली, कोई बात नहीं, लेकिन दोनों एक के जगह पर रहे तो तसल्ली तो करें कम से कम, है कि नहीं? राइट? लेकिन ये कार्ट ही क्यों आगे चला गया घोड़े के साथ साथ, ये क्वेश्चन था, और यही हमारा टॉपिक भी है, समझे? ये क्वेश्चंस को बता दूं तो टॉपिक खत्म है हमारा। तो बहुत आसान सा उत्तर है इसका, समझने का प्रयास करो। जब कार्ट खड़ा था, ड्राइवर उस कार्ट को चलाने वाला घोड़े के गले में लगा दिया, ठीक है? तो कोई भी चीज रुका हुआ रहता है फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ना, तो घोड़े ने थोड़ा सा ताकत लगाया, कार्ट नहीं हिला, फ्रिक्शनल फोर्स अभी भी ज्यादा है, ठीक है? और फोर्स लगाया थोड़ा सा, कार्ट जो है वो डगमगाया, हिला अपनी जगह से, ठीक है ना? तो बदले में कार्ट भी फोर्स लगा रहा था, समझे? क्लियर है? रिएक्शन फोर्स, ठीक है? लेकिन अब कार्ट आगे जाने लगा, क्यों?
क्योंकि जो फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था इस कार्ट के द्वारा, ठीक है, उस हॉर्स ने उसके फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाया है। इसीलिए जो कार्ट के द्वारा लगाया गया फोर्स है हॉर्स के ऊपर, घोड़े के ऊपर, वो कम है। समझे? किसके मुकाबले? जो घोड़ा लगा रहा है उस कार्ट के ऊपर, उसके मुकाबले। इसीलिए कार्ट मूव करेगी, ना कि हॉर्स मूव करेगा। क्लियर? समझे? पता चला आपको? तो अब कोई लड़का हमसे यही ना बोले भाई बहस करने के लिए कि सर जब घोड़े ने ज्यादा लगाया तो फिर कार्ट को भी ज्यादा लगाना चाहिए न्यूटन्स के तीसरे नियम के कारण, है कि नहीं? समझे? तो ऐसे नहीं काम करेगी यहाँ पे। तो यहां पे कुछ और मैकेनिज्म काम करेगा, क्योंकि हॉर्स जो है वो अपना फोर्स जो है वो किससे ले रहा है? ग्राउंड सरफेस से। समझे? क्लियर है? और कार्ट को सिर्फ तभी रोक पाएगा जब तक फ्रिक्शनल फोर्स उसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है? क्लियर है? अब हमने आपको बैलेंस फोर्स पढ़ाया है ना, तो जो रिएक्शन के फोर्स बराबर है तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगी, लेकिन रिएक्शन के फोर्स से ज्यादा फोर्स लगा तो अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया और वो चीज मोशन में आ जाएगी। क्लियर है? बस इतना ही आंसर, ज्यादा आंसर अभी है नहीं। ठीक है? जब आप बड़े हो जाएगा, हायर क्लासेस में जाइएगा तो इस चीजों को और डिटेल में पढ़ना रहता है, वहां पे आपको और उत्तर मिलते हैं। समझे? इसीलिए तो क्लासेस बनाया गया, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास। ठीक है? क्योंकि पढ़ाई लिखाई का अंत नहीं है, जितना कीजिए उतना ही कम लगता है। समझे? अभी के लिए बस इतना ही उत्तर मिलेगा। क्लियर? बाकी थोड़ा थोड़ा कुछ इधर उधर का आंसर है जो बस आपको मन को शांति के लिए, लेकिन एग्जैक्ट क्या है आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। क्लियर? ओके। जिसमें से एक था कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो लगा रहा था, जैसे थोड़ा सा हम इसको ऊपर खींच रहे हैं, ठीक है, ये नहीं खिंचा रहा, तो इसको रिएक्शन फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। समझे? ठीक है? और लगा रहे हैं, नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि अब फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इसको रोके हुए, लेकिन हम जैसे ही हमने इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगाया, मेरा मतलब है कि और फोर्स लगाया तो फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा लगाया। ठीक है? क्लियर? तो अब ये मूव कर जाएगा। इसका भार का भी, वेट के बदले भी फोर्स लगाए, फिर फ्रिक्शनल फोर्स को भी पार करने के लिए उसके बदले भी फोर्स लगाया, फिर ये आगे बढ़ा। समझे? क्लियर है? तो अब कोई कहेगा कि जितना पूरा बल लगाए हैं उतना ही बल इसने भी लगाया खींचने के लिए, तो अब हमारे पास खत्म होता है आंसर। क्लियर? लेकिन आई होप कि जितना टॉपिक पढ़ना रहता है हम उतना पूरा कवर करते हैं। क्लियर? ठीक है? और कुछ पूछना है इसमें से तो बोलिए। टाइम भी लगभग काफी ज्यादा ही हो गया, 1 आवर तो पार ही कर गया। ओके, मेरा अंदाजा सही गया ना? चलो, इसलिए कभी लगता है आप उन्हीं भगवान है। एनी हाउ, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल में समझ में आया होगा, है कि नहीं? लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे।